अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची का मुकदमा कौन लड़ेगा? तजावुज़ात का खात्मा कैसे मुमकिन होगा? मुत्तहिदा PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन कराची का मुकदमा लड़ने में क्यों नाकाम है? दूसरी तरफ मुल्क का माशी हब बुनियादी सहूलतों से आज भी महरूम है। दुनिया का 7वां बड़ा शहर, लेकिन यहाँ लग यूँ रहा है कि ये किसी कच्चे गांव या घोड़ का मंजर पेश कर रहा है। इसके पीछे कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं? क्यों कराची तबाह हुआ और कराची क्यों वफाक और सिंध की तरजीहात में शामिल नहीं है? कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पीने का साफ़ पानी नहीं है। सेफ सिटी मंसूबा क्या हुआ? और पिछली बारिशों में कहा यह गया था कि कराची डेवलप होगा, 3 सालों में कराची डेवलप चाहिए। आर्मी चीफ साहब ने दौरा किया था और उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से और यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो मुशावरत हुई, बातचीत हुई, उसमें कहा यह गया था कि 3 साल में ये शहर डेवलप होगा। लेकिन 1 साल गुजर गया, इस शहर में एक धेले का भी अभी तक काम नहीं हुआ। और इसकी वजह क्या है? अगली बारिशें आने वाली हैं और क्या कराची फिर डूबेगा? वो कराची जो पूरे मुल्क को चलाता है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान कहते थे कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है। आज कराची नहीं चल रहा, क्या मुल्क चल रहा है? वज़ीर-ए-आज़म को कराची ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म कराची को फरामोश कर चुके हैं। 2013 में 8.5 लाख वोट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिले। 2018 में वज़ीर-ए-आज़म कराची से मुंतखब हुए, यहाँ से सदर बने, वफाकी वज़रा हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 14 MNAs 26 MPAs हैं। और उसके बावजूद कराची डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत मुसलसल 14 साल से है इस सूबे में, लेकिन कराची के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है। और वो कराची जो सिंध हुकूमत को, सूबा सिंध को 95% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, लेकिन सिंध हुकूमत भी कराची के मसाइल हल करने में संजीदा नज़र नहीं आ रही। MQM की अगर हम बात करें, और MQM इस वक्त इत्तेहादी है, और MQM का ये खासा रहा कि वो 35 साल से इस शहर में बरसर इक़्तिदार रही, और कभी वो वफाक में और कभी वो सिंध हुकूमत का हिस्सा रही, लेकिन उसके बावजूद कराची डेवलप नहीं हुआ। कराची की अगर हम बात करें और ख़ास तौर पे MQM का जिक्र करें तो ये कराची जो पढ़े लिखे लोगों का शहर जाना जाता था, ये कराची जो आपको दानिश्वर देता था, बैंकर्स देता था, एजुकेशनिस्ट यहाँ से आते थे, बड़े बड़े सियासतदान इस शहर ने दिए, लेकिन इस शहर की पहचान छिन गई। और उस पहचान का कहना कहें ज़िम्मेदार MQM को ठहराया जाता है। इसकी क्या वजह है, इस पे भी बात करेंगे। और कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, MQM 51 सीटों से सुकड़कर 21 तक क्यों आई और इसके पीछे क्या कहानी है। कराची के बिज़नेस तबके की अगर हम बात करें, वो क्यों खामोश तमाशाई बना रहता है और वो क्यों इस्तेमाल हो रहा है, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, हमेशा से सिंध हुकूमत को पहले भी टारगेट किया गया, लेकिन इस दफ़ा जो रिमार्क्स हैं बहुत ही सख्त हैं। कहा यह जा रहा है कि पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन सिवाय सूबा सिंध के, और सिंध हुकूमत पाकिस्तान से नहीं बैरून मुल्क से चलाई जा रही है। कौन है इसके पीछे और क्यों माफियाज का राज है सिंध में और ख़ास तौर पे कराची में? कौन माफियाज हैं, कौन इस मुल्क को, इस शहर को और इस सूबे को चला रहा है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फयाज़ कायम हानी साहब। आप MQM पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, खुशामदीद कहते हैं फयाज़ साहब आपको शो में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सैयद शाहिद पाशा साहब। आप सीनियर सियासतदान हैं, मेंबर हैं ORC के। पाशा साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमें वीडियो कॉल पे ज्वाइन किया है जनाब नादिर गबोल साहब ने। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं शो में। और थोड़ी देर बाद हमें लैला परवीन साहब भी ज्वाइन करेंगी टेलीफोन पर। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब फयाज़ कायम हानी साहब आपसे। कराची की अगर हम बात करें, और आज का कराची तजावुज़ात का ख़ात्मा हो रहा है, कहीं बिल बोर्ड्स उखाड़े जा रहे हैं, लेकिन वो शहर जिस पे आज हमें बात करनी चाहिए कि ये शहर, इसमें मेगा प्रोजेक्ट्स लगे, डेवलपमेंट हुई, 7वां बड़ा शहर दुनिया का, लेकिन किसी कच्चे गोट का मंजर पेश कर रहा है, ऐसा क्यों? ज़फ़ीर भाई, बात ये है कि एक तो आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो बात बताई मैं कि कराची डेवलप नहीं हुआ, इससे मुझे थोड़ा इख्तिलाफ है। कराची डेवलप हुआ लेकिन मेंटेन नहीं हुआ।
ठीक। ये तो दो मुख्तलिफ बातें हैं। एमक्यूएम के दौर में जब निज़ामत में या एमक्यूएम की मेयरशिप में, एमक्यूएम की वजारतों के दौर में कराची डेवलप हो गया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे एक इस तरह की नस्ल परस्त हुकूमत 13-14 साल से चल रही है, सही। उसने इसको मेंटेन नहीं किया। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना लें, आप कोई भी इदारा बना लें, अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो आगे वो जाके एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और यही हाल इस वक्त कराची का हुआ है। लेकिन निजामत के बाद अगेन आप इसी हुकूमत का हिस्सा थे जिस पे आप ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, हम हिस्सा नहीं थे। हम जो इत्तेहादी नहीं थे आप इनके? हम इत्तेहादी कहाँ थे? क्यों 2013 के बाद आप इनके? नहीं, हम 2013 तक 8 से 13 के बाद हम इत्तेहादी किसी की भी नहीं रहे। नहीं 13 तक रहे ना। हाँ, निजामत आपकी 2009 में खत्म हुई। 2013 को भी जो है ना, निजामत 2009 में खत्म आज 2013 को भी जो है ना 8 साल हो चुके हैं। बिल्कुल हो चुके हैं। ठीक है जी। बात यह है कि ये बेसिकली 18वीं तरमीम के बाद जो है ये सारा मसला जो है ना सूबाई मामला बन गया है। सही। सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो इतनी ज़्यादा इस तरमीम के बाद मिल चुकी है कि वो खुद एक रियासत की शक्ल इख्तियार कर गई है। पीपल्स पार्टी कराची के अंदर, कराची को कल वज़ीर आला का बयान है, वज़ीर आला का सादा सा बयान है कि जी मैं कराची के लिए नहीं कर सकता हूँ, सूबाई बजट कराची के लिए कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? वो तो वो बताएंगे ना क्यों। जब सूबाई हुकूमत का वज़ीर आला जो है ये अपनी राय देता है कि जी मैं बयान देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आ जाइए वफाक की तरफ, जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया कि असल में कराची की बदहाली क्यों है। जब कराची के हकीकी नुमाइंदगी नहीं करेंगे, सही, जब कराची जो किसी भी शहर के और वो अपना पब्लिकली इशू जो है वो उठाएंगे नहीं, ये मामले हल नहीं होंगे। असल प्रॉब्लम क्या आ रही है? असल प्रॉब्लम ये आ रही है कि कराची को ना ही सूबाई हुकूमत तो खैर करेगी नहीं कभी भी, ठीक है। वफाक को भी जो तवज्जो देनी चाहिए थी, वफाक भी वो तवज्जो नहीं दे सका है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ रही है कराची के साथ कि वफाक जो है वो इंटरव्यू नहीं कर रहा है। सही। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट कह रही है, हर इदारा कह रहा है कि जी कराची बर्बाद हो गया है, सिंध हुकूमत बदनवान है, करप्ट है। सही। लेकिन कोई भी एक शख्स जो है ना उठ के पूछता नहीं है इससे कि भाई ये क्या मसला चल रहा है, क्या मसला चल रहा है। आप देखें पिछले 13-14 साल से बदनवानी अरूज पे है। ये हमारा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, कल कहा सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब पूछेगा कौन? ठीक, पूछने वाले ताकतें जो है वो नहीं पूछ रही है, नहीं पूछ रही। बिल्कुल। सैयद शाहिद पाशा साहब, आप किस तरह देखते हैं खासतौर पे जब हम कराची की डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन्होंने जिस दौर की बात की उससे पहले नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था, बुनियादें रखी गई, डेवलप नहीं था कराची। ठीक है, हम मानते हैं कि उस दौर में काम हुए, लेकिन डेवलपमेंट अगर कहेंगे तो फिर डेवलपमेंट कुछ और होती है, उस लेवल पे नहीं था। और उसके बाद तो खैर बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। आप किस तरह देखते हैं? आज 2021 है और दुनिया कहाँ जा रही है। हम आज अच्छा होता कि हम किसी मेगा प्रोजेक्ट्स पे बात करते, लेकिन हमारे पास कराची के लिए गिनवाने को कुछ भी नहीं है। देखिए, पहले तो तमाम नाज़रीन को और सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेगा प्रोजेक्ट्स तो कराची के लिए अनाउंस तो होते हैं, लेकिन वो इतनी सुस्त रवि से और इतनी, जिसे कहते हैं ना कि उनमें डिले टैक्टिस, स्पेंडिंग और फंड्स का खुरदुद हो जाता है। अभी आप यही ग्रीन लाइन बस का मंसूबा ही देख लेना, ये तो मेगा प्रोजेक्ट है। K3 का आप देख लें क्या हुआ, K4 का आप देख लें क्या हुआ। ये तो कराची के मेगा प्रोजेक्ट थे। कराची में ये तक हमने जब MQM की गवर्नमेंट थी, सिटी गवर्नमेंट थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन तक चलाने का मंसूबा बना लिया था और नई कोचेस लेके KCR को भी डेवलप करने का मंसूबा बनाया था। ग्रीन बसेस आपने सड़कों पर दौड़ती हुई देखी होंगी, एयर कंडीशन ग्रीन बसेस। MQM के दौर में आपने ब्रिजेस देखे होंगे, फ्लाईओवर देखे होंगे, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा कि MQM के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना। लेकिन हमने MQM के दौर में ये भी तो देखा, शायद पाशा साहब आप भी बैठे हैं, फैयाज साहब भी बैठे हैं, कि कराची दानिश्वर देता था, कराची वकला देता था, ब्यूरोक्रेसी देता था, कराची मतलब जिस जो नाम लेते हैं CSS में टॉप करते थे तो कराची के बच्चे करते थे। लेकिन जिन जिन नामों से फिर MQM ने हमें पहचान दी, कराची के बच्चों की जो पहचान दी, तो वो मैं दोहरा भी नहीं सकता। बदकिस्मती ये है, तो ये भी तो सहरा MQM को ही जाता है ना। नहीं, MQM को नहीं जाता ये, फिर किसको जाता है ये? देखिए, मैं एक बुनियादी MQM का बेसिकली रुकन हूँ और ऑलमोस्ट 34-35 साल मुझे MQM में काम करते हुए हो गए। अभी एक छोटी सी डिवाइड है, ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो भी सॉल्व हो जाएंगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक यूनाइटेड, एक वन MQM जिसे हम कहते हैं ना, कि कराची में आपको नज़र आएगी। और ये जो छोटे छोटे चूहे बिलों से निकले हुए हैं और वो जो MQM को तंग कर रहे हैं और जो चीज़ें कराची में और अंदरूनी सिंध से आके लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये जब आप देखेंगे कि MQM यूनाइटेड हो जाएगी और
सब एक साथ बैठ के काम करेंगे तो ये इंशाल्लाह सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो आपने बात कही ना कि कराची दानिश्वर देता था, कराची का नाम था हकीम मोहम्मद सईद जैसे लोग, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग, और कराची का मैं क्या नाम लूँ, मतलब आप शोबिज़ में आ जाएं, आप इंटेलेक्चुअल में आ जाएं, अनवर मकसूद जैसे लोग, मोइन अख्तर जैसे लोग, इसी तरीके से आपके प्रोफेसर अताउर रहमान जैसे लोग, अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग, मतलब एक लिस्ट है, अगर हम बोलने पे आ जाएं तो वो ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है जो कराची ने पाकिस्तान को दिया। ऐसा ही है ये, लेकिन आपको मैं जो आप बात को थोड़ा सा उसका शिकार हो गए हैं प्रोपेगेंडे का, जो एमक्यूएम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। देखें, कराची में सबीन महमूद का मर्डर होता है, इल्ज़ाम एमक्यूएम पे आता है। ठीक नहीं, मैं वो बिल्कुल ठीक है, प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं हुए। हम ये कह रहे हैं कि इसके बदले में जो आपने नाम गिनवाए, जिन नाम को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसके बदले में आप 1990 के बाद के नाम गिनवा दें कि कराची के लिए हमने ये नाम पैदा किए, तो हम मान लेंगे। नहीं है, नाम तो है, नाम तो है, मैं गिनवा भी देता हूं। मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, मैं नादिर साहब को आ रहा हूं। नादिर गफूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर गफूर साहब, कौन चला रहा है इस सिंध हुकूमत को और ख़ास तौर पे कराची को? आपने चीफ जस्टिस साहब की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सुनी होगी, बड़ा हैरान कुन है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि सिंध में करप्शन का राज है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है ये बात। पाकिस्तान में करप्शन का राज, पीटीआई की हुकूमत आई है तो करप्शन इंडेक्स में हम बद से बदतरीन हो गए हैं। तो सिर्फ सिंध में इस तरह की उंगलियां नहीं उठा सकते, पूरे पाकिस्तान का हाल ही ऐसा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि पूरा मुल्क यानी 3 सूबे तरक्की कर रहे हैं सिवाय सिंध के, और सिंध के पास क्या है? बद से बदतर मनसूबा। ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है। ये सिंध हुकूमत से और सिंध सूबे से दुश्मनी निकाल रहे हैं, शायद कोई वजह होगी। अब मैं ज़्यादा तबसरा तो नहीं कर सकता, फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इश्यूज खड़े कर देते हैं, तो मुझे तो कोई शौक नहीं है कोर्ट जाने का। मगर पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि जिस तरह की डेवलपमेंट वर्क सिंध सूबे में इस वक्त हो रही है, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रही है। और यही दौरा में आता है, पिछले दिनों जो डाकुओं के जो वारदातें हो रही थी, उसमें पूरे मीडिया सिंध में शिकारपुर में दिखा रही थी कि डाकू हैं और पुलिस वाले नाकाम हो रहे हैं। मगर जो राजनपुर में, मुजफ्फरगढ़ में, डेरा गाजी खान में जो डाकुओं का राज है, उसके ऊपर कोई मीडिया फोकस नहीं था, कोई अटेंशन नहीं था। तो ये जो दौरा म्यार है और सिंध के साथ एक तरह से सौतेलों वाला सलूक कर रहे हैं, तो इसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। ये चेंज करना चाहिए, बिकॉज सिंध वाहिद सूबा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे रिकॉर्ड डेवलपमेंट हो रहा है, बल्कि यहाँ पे जो पॉवर्टी रेट है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है इस वक्त। अगर आप अच्छी बात है, बड़ा अच्छा होगा एमक्यूएम के हमारे दोस्त भी बैठे हैं, आप ये गिनवा दें अगर कि NICVD के अलावा आपके पास कोई मेगा प्रोजेक्ट है पूरे सिंध में, कराची को भी छोड़ दें, पूरे सिंध की बात कर रहे हैं हम, तो वो गिनवा दें कि भाई ये डेवलपमेंट हुई है, कराची में ये डेवलपमेंट हुई है, सक्खर में हुई है, हैदराबाद में हुई है, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। आपके खिलाफ जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो जिना अस्पताल है, कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें मेगा डेवलपमेंट वर्क हुआ है। साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया सराह रही है कि किस तरह सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल के अंदर साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है, और ये जदीद कैंसर के इलाज फराम कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसके अलावा थरपारकर को जो ज़्यादातर दिखाया जाता है कि बड़ी नाकाम रही है, थरपारकर में जो थर कोल पावर प्रोजेक्ट है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही ब्रेन चाइल्ड है, जिसके तहत 650 मेगावाट बिजली इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को फराम करेंगे। उसके अलावा थरपारकर में ही माई बख्तावर भुट्टो नहीं, माई बख्तावर वहाँ की एक लोकल हीरो फोकलोर थी, उनके नाम पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। उसके अलावा वहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट अभी कल ही इसका इफ्तिताह किया गया है, जिसके बाद इंशाल्लाह वहाँ से आप देखेंगे थर से भी डॉक्टर निकल कर आएंगे। फिर आप गंबट में चले जाएं, वहाँ पे भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उधर भी बच्चों को मेडिकल तालीम फराम की जा रही है। फिर आप आ जाएं कराची टू ठट्टा डुअल कैरेज वे जो रोड बना है, उसकी वजह से नादिर साहब आप जो गिनवा रहे हैं ना, ये प्रोजेक्ट्स तो हो सकते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स तो नहीं है ना? ये मेगा प्रोजेक्ट है ना। अगर एयरपोर्ट को आप मेगा प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे, थर पावर कोल पावर प्लांट को अगर आप मेगा प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे, तो फिर आपकी नजर में मेगा प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं? आप कराची में कोई एक गिनवा दें, लियारी जहां से आप इलेक्शन लड़ते हैं वहां से कोई गिनवा दें, वहां कोई प्रोजेक्ट गिनवा दें। अगर आप फॉलो करते हैं, आई थिंक आप शायद मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, आप देख रहे होंगे कि लियारी के तकरीबन हर यूसी में तकरीबन 19 यूसी आती हैं लियारी की, जो MNA की सीट है उसके अंडर। हर यूसी के लिए हमने तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए
एलोकेट किए हैं, जिसके तहत हर यूसी में डेवलपमेंट वर्क होगा, पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, रोड अपग्रेड होंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा वहाँ पे सिविक सेंटर बनाने जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पे बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी होगा, ऑडिटोरियम भी होगा, आर्ट्स काउंसिल भी होगा। उसके अलावा पूरा जो सीवरेज सिस्टम है उसको हम लोग इंशाल्लाह अपग्रेड कर रहे हैं। साहब आप लाइन पे रहिएगा। स्टूडियो में हमारे साथ सैयद शाहिद पाशा साहब मौजूद हैं, फयाज कायम साहब मौजूद हैं। उनसे भी पूछते हैं कि उनको ये प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। सरदार साहब ने गिनवाए हैं प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह। आपको लग रहा है कि वाकई में सही मानों में तरक्की हो रही है, सिंध डेवलप हो रहा है, कराची डेवलप हो रहा है, और इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स निकलवा दिए इन्होंने। थर्ड कोर के जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, वो इनसे पूछ लीजिएगा किसका फाइनेंस है वो। नंबर 1 NICVD के जो ये यूनिट बता रहे हैं ना, मोबाइल यूनिट्स, ठीक है, इनसे एक सवाल ये कर लें कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह सखर कॉलेज और यूनिवर्सिटी गिनवा देंगे। ये कराची में कॉलेज गिनवा, यूनिवर्सिटी गिनवा दें, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी गिनवा दें, 10 साल के अंदर, 15 साल में गिनवा दें, 10 साल के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान कराची में एक बस अच्छा बात सुने, मेरी बात सुने, कराची में देखिए ये बातें जो है ना, ये एलईडी का जो है कैंपस खोल देना, या किसी यूनिवर्सिटी या कैंपस खोल देना, मेगा प्रोजेक्ट ये मेगा प्रोजेक्ट है। ये मेगा प्रोजेक्ट है। गली गली में कराची में प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी खुली हुई है, गली गली में खुली हुई है। अच्छा, ठीक है जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आप मुझे बता दें कराची में कभी उन्होंने ट्रांसपोर्ट का यूनिवर्सिटी लियारी आप लोगों को नजर नहीं आता, जो पूरे कराची के स्टूडेंट्स मनी से कौन सी लियारी मेडिकल कॉलेज, शहीद मोहतरमा जी लियारी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं ना आप? यूनिवर्सिटी भाई, मेडिकल कॉलेज अलग है, यूनिवर्सिटी आप उसको यूनिवर्सिटी आप कहते हैं, वो यूनिवर्सिटी कहते हैं। वो जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी वो मैंने देखी हुई है, वो लियारी मेडिकल कॉलेज जो है एक सब पॉइंट खोला था डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी का, भाईजान 100 सीटों की 100 सीट का एक कॉलेज बना था। और लियारी जनरल हॉस्पिटल की कंडीशन देखी आपने कभी? लियारी जनरल हॉस्पिटल कहते पीने का कूलर नहीं लगे हुए, पंखे नहीं लगे हुए, वहां पे दवाइयां नहीं मिलती हैं। बात कर रहे हैं, अरे भाई मैंने देखा हुआ है, मेरा रोज का काम है। कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बता दें, कराची का K4 का मंसूबा बता दें, अगर कुछ चीज बनाइए तो। कराची में KC का जो हाल हुआ हुआ है वो आप लोगों की वजह से हुआ हुआ है। कराची के अंदर किसी किस्म का कोई भी एक मेगा प्रोजेक्ट 2 बाईपास के अंडर बाईपास के अलावा 14 साल में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं बनाया। ठीक है, गबोल साहब ये कह रहे हैं कि कराची कोई डेवलपमेंट दिखा दें, हैदराबाद की दिखा दें, हैदराबाद की दिखा दें, मीरपुर खास की दिखा दें, अरे लाड़काना की दिखा दें, लाड़काना की बता दें, पूछ लेते ना जहाँ से वोट लेते वहाँ की बता दो भाई। पूछ लेते सरदार साहब, बताइएगा इनको जरा। ये कह रहे हैं कि मानी रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ, लियारी यूनिवर्सिटी अलग है, मेडिकल कॉलेज अलग है, ये जिद कर रहे हैं कि नहीं दोनों एक ही भाई, दोनों एक। कह रहे समझ गए, हाँ जी मुझे मालूम है, लियारी यूनिवर्सिटी देखी हुई है मैंने। ये कह रहे हैं लियारी में भी पानी हमने दिया है, वो मैंने देखा हुआ सारा। फयाज साहब ये कह रहे हैं कि लियारी में पानी हमने दिया। अगर आप तो माशाल्लाह लियारी, आप तो लियारी में अभी भी शदीद किल्लत है पानी की, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, उसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। इन्होंने कहाँ से पानी दिया लियारी में? गबोल साहब आप तो लियारी से हैं, ब्रिज बनाए वो तो गबोल साहब आप लियारी से हैं। लियारी का पानी किसने दिया हुआ है? हमने दिया है। लियारी में पानी हमारी निजामत में पहुंचा हुआ है। लियारी में जनरल हॉस्पिटल की कंडीशन जाके देख लें, वो इंसानों के बैठने की जगह नहीं है। आप लियारी के रोड देख लें, लियारी की गलियां देख लें, आप लियारी का कोई एरिया मुझे बता दें, मैं बता दूंगा आपको। सेंटर कायम किया है वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है NICVD लियारी के अंदर। आप कोई पुरानी बात कर रहे हैं, अभी बहुत अपग्रेड कर दिया लियारी जनरल हॉस्पिटल को हमने। ठीक, अच्छा ट्रांसपोर्ट का बता दें, ये कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट कराची में आपकी जिम्मेदारी थी, 14 साल हो गए मुसलसल हुकूमत करते हुए। ट्रांसपोर्ट की जो बात है वो ग्रीन लाइन जो है वो सिर्फ सिंध हुकूमत का मंसूबा नहीं है, उसमें सिंध और वफाक दोनों की कंट्रीब्यूशन है। हम तो अपनी कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, वफाक की तरफ से अगर नहीं आता कंट्रीब्यूशन तो अकेले सिंध हुकूमत कैसे उसको फाइनेंस कर सकती है? वफाक की भी ये भी गलत बात है गबोल भाई, ये भी गलत बात है आपकी। वफाक अपना हिस्सा दे चुका है, सिंध गवर्नमेंट ने बसेस लानी है वो नहीं लेके आई है। K4 में वफाक अपना हिस्सा दे चुका है, 2 दफा कोलैप्स हुआ पैसा, लेकिन आप लोगों ने K4 मुकम्मल नहीं किया। मेरे पास इसकी पूरी स्टैटिस्टिक मौजूद है, मेरे पास इसके पूरा आधार शुमार मौजूद है। जहाँ तक मेरा इल्म है वफाक ने हमारे साथ 9,000 आपको पिछले 12 साल में 9,000 अरब रुपया दिया गया है NFC अवार्ड के अंदर। NFC अवार्ड में 9,000 से ऊपर आपको पैसा दिया गया है। इस पे पूछ लेते हैं वफाक ने क्या कंट्रीब्यूट किया कराची शहर के लिए, और आप लग रहे हो सरदार साहब लाइन पे रहिएगा। वफाक ने क्या कंट्रीब्यूट किया और वफाक कराची के लिए क्या सोच रहा है? चूंकि कराची ने
वफाकी हुकूमत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ से जीत कर भेजा और उसके बाद सदर भी कराची से हैं, वफाकी वज़रा भी हैं, लेकिन कराची में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। इवन उनके जो इत्तेहादी हैं MQM, उनके जो 13 मुतालबात थे वो भी पूरे होते हुए अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहे। लाला परवीन साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखती हैं कराची चूँकि मायूस हो रहा है और हम देख रहे हैं कि कराची ने बहुत ज़्यादा वोट दिए आपको, लेकिन कराची की डेवलपमेंट के वाले से पहले आपने 162 अरब का दावा किया, वादा किया, फिर 1100 अरब का पैकेज हुआ, फिर 900 अरब आए। ये अरबी वाले अरबी आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स यहाँ पैसा लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपके इत्तेहादी भी आपसे नाला हैं और कराची वाले भी। हमने जो वादे किए हैं वो अब ग्राउंड पे लोगों को नजर भी आ रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं और उस पर अमल भी किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे वादे जो हमने किए हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। मैंने लास्ट आपका प्रोग्राम था उस पर आपने बजट के हवाले से मुझसे पूछा था कि जो बजट आ रहा है वो कैसा होगा, तो मैंने आपसे कहा कि ये अवाम दोस्त बजट होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप और बहुत सारे लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई ये जो है ये अवाम दोस्त बजट है और तकरीबन बहुत सारी चले बजट देखिए, बजट पे तो लंबी डिबेट हो जाएगी। अभी बजट पेश हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कराची के लिए अब तक आपने क्या किया वो बता दें, ताकि हमारे MQM के दोस्त भी बैठे हैं वो भी समझ सकें, कराची वाले भी आपको देख रहे हैं, ताकि उनको भी तसल्ली हो। बजट के हवाले से मैं बात कर रही थी। कराची के हवाले से जो बजट अनाउंस किया गया है उसके हवाले अरे तो जो 162 और 1100 अरब थे वो तो दे दें, बजट तो आता ही रहेगा ना। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ अभी आप देख रहे होंगे कराची में बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे हैं ग्राउंड पे और हर इलाके में हो रहे हैं, हर हल्के में हो रहे हैं, चाहे वो किसी का भी हल्का है, वो पीपल्स पार्टी के अगर वहां से कैंडिडेट जीते हुए हैं या PTI के जीते हुए हैं, वहां पर काम हो रहा है, तरक्याती काम जो आवाम चाह रही थी। अभी भी काम जो है सफाई के हवाले से या जिस तरह आप देख रहे हैं बारिशों से पहले हमारा एक टारगेट होता है कि वो नालों की सफाई। बारिशों से पहले पिछले साल आपके वज़ीर-ए-आज़म ने और गवर्नर ने और फिर आर्मी चीफ साहब ने कहा था कराची डेवलप होगा, कराची के लिए पैकेज भी मुख्तस किया गया था, लेकिन एक चवन्नी भी इस शहर में नहीं लगी। शायद पाशा साहब आप लाइन पे रहिएगा, पाशा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। शायद पाशा साहब, आपको कराची में कोई पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो सिंध हुकूमत लगा रही है या वफाक लगा रही है? देखें, ये जो बात कर रही है ना लैला बाजी, जो डेवलपमेंट काम हो रहा है, ये तो एक पेटी इश्यूज हैं। ये तो जिसे कहते हैं ना कि पॉकेट में ये MNAs MPs के पास फंड होते हैं जी जी। जो इनको मिलते हैं। पार्क बना दिया, जनाब अली गटर के ढक्कन बना दिए और कोई छोटी मोटी रोडें बना दी। वो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है कि ये पूरे कराची का स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दें। सही। ये बात सही कर रही हैं कि चलें, जो उनको फंड मिला है, अभी मैंने भी एक दो जगह देखा झंडे लगा दिए PTI के और पार्क में खाद डल रही है। ये कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना KCR का क्या हुआ। सही। कराची सर्कुलर रेलवे पर शेख रशीद आकर वही सर्कुलर रेलवे जो पिपरी से चलती थी और सिटी स्टेशन तक जाती थी, वो तो ट्रैक पड़ी हुई है। आपने उसी पर एक ट्रेन चला दी कि भाई हमने कराची सर्कुलर रेलवे जारी कर दिया। उस ट्रैक का क्या हुआ जो औरंगी टाउन से घूम के, नाजाबाद से घूमकर फेडरल बी एरिया, करीमाबाद, लियाकताबाद, गुलिस्तान, जौहर से होती हुई, मलिर से होती हुई जाती थी। कराची के लोग मुंतजिर हैं उसके। KCR बेसिकली एक्चुअल KCR तो वो है। सही। मेन रेलवे लाइन जो लाहौर से आ रही है, जो पिपरी से होती हुई, लांडी से होती हुई सिटी स्टेशन तक जा रही है, दैट इज नॉट KCR ओनली। ठीक है। अच्छा पाशा साहब, ये तो हो गया। फैयाज साहब, PTI ने आपको रिप्लेस किया इस शहर में, वो आपसे ज़्यादा सीटें लेकर इस वक्त बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि सही मानों में वो नुमाइंदगी कर रहे हैं अवाम की? देखिए, इस वक्त जो है हम और PTI आपस में इत्तेहादी हैं। अच्छा, और दिल से नहीं है वैसे। ये बात दिल की नहीं है। बात ये है कि इस वक्त इत्तेहादी हैं और हम जो है बहुत एहतियात करते हैं इस काम में बात करने में, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे ना बोलने से छुपेंगे नहीं। ठीक। जो हम नहीं भी बोलेंगे, जो दुनिया बता देना, अवाम आपको देख रहे हैं तो। ठीक है जी। इस बजट के अंदर जो है, जो PTI का जो बजट अभी हालिया दिनों में पेश हुआ, उसमें सिर्फ 98 अरब रुपये कराची के लिए रखे गए। सही। 700 अरब रुपये लिखा हुआ है, सही, लेकिन है एक्चुअली वो 98 अरब रुपये। ठीक है। उसके साथ जो है वो 509 अरब रुपया जो है उन्होंने मुख्तलिफ ज़राए से और पब्लिक सेक्टर से भी लेने का है। 125 अरब रुपया वो है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में पैसा कहाँ से आया? जो कराची की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करके जिन पर जुर्माने लगे। कौन कब्जा कर रहा है कराची पे? बहरिया टाउन का जुर्माना है ना, अच्छा, वही पैसा जमा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है। वो हमें मिल जाएगा। सही। ठीक है। बात यह है कि वफाक का काम नहीं है
ये गटर लाइन और ये सड़कें बनाना वफाक का काम नहीं है। ठीक है। हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन वफाक अपनी वो जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करे जो पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे अंधेर मचाई हुई है। सही। सूबा एक यूनिट है, एक फेडरेशन का यूनिट है। सही। ठीक है, अगर सूबे किसी यूनिट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूनिट में एक बड़ी आबादी, एक बड़ी इकाई जो है परेशानी में मुब्तला है, तो एक पूरा शहरी सिंध, कितने शहर हैं सिंध के अंदर? 5 शहर हैं, कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुखास, और पांचों के पांच बर्बाद हुए हैं। तो कम से कम वफाक इसमें इंटरवीन करे। ठीक है। वफाक को इंटरवीन करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई ये बिल्कुल बदनवान और बिल्कुल बदतर हालत में है, ठीक है, तो वफाक फिर पूरी अपने करे। मेयर हमें ये शिकायत है। वसीम अख्तर साबिक मेयर, तो उनके बारे में तो कहें, वो उन्होंने जो करप्शन की है, उन्होंने जो इस शहर के साथ ज्यादती की है, तो उस पर कौन बात नहीं करेगा? करप्शन की बात नहीं है उनकी तरफ। करप्शन होती है तो उसको नेब में होते हैं वो। अच्छा। वसीम अख्तर पे अगर करप्शन के केसेस होते हैं तो वो नेब में होते हैं। ठीक है, आप नहीं समझते रिश्वत करप्शन में ही होती है? नहीं, कोई रिश्वत नहीं है। नहीं है। नहीं, बिल्कुल रिश्वत नहीं है। मेयर अरे मेयर कराची क्या, वसीम अच्छा, अख्तर मेरी बात ने ये है 10 करोड़ कि रुपए वो की एक- रिश्वत जो नहीं, ली, मेरी बात मैं सुने। सुनाता हूँ आपको। नहीं, मेरी बात सुने। बात ये है कि पैसा हो जिनके तनख्वाहों के लाले पड़े हों, ठीक है, समझा ना, जो सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ हाल किया हुआ था सही। कि तनख्वाहों के लाले पड़े हुए हैं, ठीक है। 10% जो है वो 10% बढ़ा के दे नहीं सकते थे। ठीक है। इस पे मैं पाशा साहब का टेक ले लूँ, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना। पाशा साहब, वसीम अख्तर साहब ने क्या करप्शन नहीं की, और वो उन्होंने बहुत अच्छा 4 साल दौर उनका जो है वो कारकर्दगी वाला था, बेहतरीन था? देखें, हमारी जो वजह इख्तलाफ बनी सबसे पहले MQM में फ़ारूक भाई और हमारी, हम लोगों की वो वजह यही थी कि MQM, अब मैं नाम पे नहीं जा रहा किसी के, लेकिन करप्शन कि MQM में वो लोग जो 2 पट्टी की चप्पलों में आए थे, सही। जिनके पास टूटी मोटरसाइकिलें होती थी, वो अरबपति कैसे बन गए, शहरी वडेरे कैसे बन गए। और जो आपने सवाल किया था कि कोई इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुआ कराची में, कोई अब आप नाम नहीं गिनवा सकते 1990 के बाद, ये इस तरह की चीज़ें। फिर कराची में होने वाली जो कत्लो गारत गरी और मार कुटाई, सही। अगर आप किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे, जैसे आपने कहा ना शुरू में, टोटल आपकी जो पॉइंटेशन थी वो MQM, मैं इसमें कहता हूँ कि हम भी किसी हद तक जिम्मेदार समझते हैं इन चीज़ों के, लेकिन अब वक्त आ गया था। पहले तो अब एक शख्स पर सारी चीज़ें डाल के बरियुस जमा हो जाते थे ना। नौ अब फारूक सत्तार भाई ने जब 23 अगस्त के बाद MQM को संभाला, अब उसके बाद तो चीज़ों को सही करना हमारी जिम्मेदारी थी ना। सही। हमारा यही पॉइंट था कि हमने ये चीज़ें सही करनी है। अब चाहे उसमें वसीम अख्तर साहब हो, चाहे उसमें ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हो, चाहे उसमें फैसल सफवारी हो, हैदर रिजवी हो, बाबर गौरी हो, आदिल सिद्दीकी हो, वट एवर, आप हु एवर, जितने भी आप नाम ले लें, जो लोग अरबपति हैं वो बन गए अरबपति। मैं तो देखें इस स्टेज पर अब हमारा ही ये नारा था कि MQM एक हो पर नेक हो। लेकिन अब चूंकि कराची का जो हाल हम देख रहे हैं कि हर आदमी जो है वो बेलचा, कुदाल, फावड़ा और मशीनरी लेके घुसा हुआ है। कोई जनाब अली वो गुजर नाले के नाम पर लीज मकाना तोड़ रहा है, कोई जो है वो क्लेटन क्वार्टर और मार्टन क्वार्टर और जहांगीर रोड तोड़ रहा है। और कल आपने ये देखा कि अलादीन पार्क का क्या हाल हुआ, कल पवेलियन एंड को तोड़ा जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि STs की तमाम मुझे डिटेल दी जाए और उस पर काम होगा। मैं ये आपसे कहता हूँ मैं कि जो पहाड़ियों पे मकान बने हुए हैं, पहाड़ियाँ, आप नदी पहाड़ी पे चले जाएं। ठीक है, मैं चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं, शायद पाशा साहब ब्रेक के बाद हम इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन मैं पहले लाला साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। लाला साहब, ये आप किस तरह देख रही हैं, जब हम कराची की बात करते हैं तो तजावजात का खात्मा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन तरीक़ेकार भी होता है। आम शहरी कराची का गरीब आदमी इससे तबाह हो रहा है, वही परेशान हो रहा है, ऊपर से कोरोना की वजह से वैसे ही इकॉनमी सही नहीं है, और आपने ये काम शुरू कर दिया, तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो खुद इसके हक में नहीं हूँ, और मैं तो ये कहती हूँ मस्जिद इदारों ने लोगों को परमिशन दी, लीजें दी, और जिन्होंने पैसे लगाए अवाम ने, उनका कसूर कोई नहीं है। जो लीजें देने वाले डिपार्टमेंट है, सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर करती है, चीफ जस्टिस साहब अगर ऑर्डर करते हैं तो उनके खिलाफ करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मैं जानती हूँ कि जितने भी इनको रिकवरी करनी थी चाइना कटिंग के हवाले से, इन्होंने तमाम लोगों को पकड़ के उनसे रिकवरी भी कर ली है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई काम नहीं होता, तो आए दिन वो यही बोलते रहते हैं। देखिए जी, अगर इस तरह के मामला थे तो ये तो आप खुद जिम्मेदार हो। सुप्रीम कोर्ट कानून का नाम है। कानून पाकिस्तान में अगर वो वीक है, वो कमजोर है, पाकिस्तान का कानून कमजोर है। बहुत बहुत शुक्रिया लाला प्रेम साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया।
इसमें कोई शक नहीं कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम हमारा बहुत कमज़ोर है, लेकिन कौन सा सिस्टम? सिंध में 2 सिस्टम हैं, एक तो आइनी सिस्टम है और एक सिंध का सिस्टम है जिसको मिस्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इस पर बात करेंगे और गबोल साहब से ये भी पूछेंगे कि ये मिस्टर सिस्टम आखिर कब ख़त्म होगा और ये मिस्टर सिस्टम अब पाकिस्तान से निकल कर कैनेडा और बरतानिया और दुबई और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गया। क्यों कश्तियाँ कैनेडा सिस्टम और मिस्टर सिस्टम इस तरह की टर्म्स सिंध हुकूमत के खाते में क्यों आती हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।